आप जरा इस चीज को इमेजिन करिए कि अभी अभी आपकी शादी आपके पसंदीदा शख्स से हुआ है और शादी के बाद आप दोनों कहीं घूमने गए हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस वेकेशन पे कहीं खुले घास के मैदान में बैठे हैं और अपने महबूब से बातें कर रहे हैं, पर तभी एक शख्स आकर आपको गन दिखाकर आपसे आपका नाम पूछता है। आप उसको अपना नाम बताते हैं, लेकिन आपका और उस शख्स का रिलीजन एक न होने के कारण वो आपको गोली मार देता है। आपकी बीवी उस शख्स के सामने रोती हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं कि मैं इनके बिना इस दुनिया में जी कर क्या करूंगी, प्लीज तुम मुझे भी गोली मार दो। इस पे वो शख्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाना और जाकर ये दर्दनाक किस्सा सबको सुनाना। और ये कहकर वो आपके बीवी को जिंदा छोड़ देता है। इस कहानी को सुनकर आपका भी खून खौल गया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और आज के इस वीडियो में हम इसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद पहलगाम टाउन और इससे सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर वैसरान वैली, जो पूरे घास के मैदान और चारों तरफ से घने पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये इतना सुंदर है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं और ये टूरिस्ट के लिए काफी पॉपुलर स्पॉट है। आप यहाँ से पैदल या हॉर्स बैक के हेल्प से ही पहुँच सकते हैं। पर 22 अप्रैल 2025 को जो यहाँ हुआ उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। 5 आतंकवादी इस वैसरान वैली में आते हैं और 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ले लेते हैं, लेकिन ये अटैक मेनली हिंदू टूरिस्ट पर था। आतंकवादी सबसे पहले टूरिस्ट से उनका नाम और रिलीजन पूछते हैं और फिर स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट करते हैं। कुछ टूरिस्ट से इस्लामिक वर्ड्स कलमा पढ़ने को भी कहते हैं ताकि वो जान सकें कि ये हिंदू है या मुस्लिम। फिर सभी हिंदूज औरतों को अलग करके उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसीलिए जिंदा छोड़ा जा रहा है ताकि तुम ये दर्दनाक किस्सा प्राइम मिनिस्टर मोदी को बता सको। इन्हीं लोगों में वो न्यूली वेड्स कपल हिमांशी और विनय नरवाल भी थे, जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। इस पूरे हमले में एक लोकल मुस्लिम पॉनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह टूरिस्ट को बचाने के लिए एक अटैकर से उसके गन छीनने लगते हैं, पर अटैकर ने उन्हें भी गोली मार दिया। इसके बाद वहां के लोकल्स ने टूरिस्ट की हेल्प करी वहां से निकलने में। 2 क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाकी को आसपास के मेडिकल सेंटर्स पर। ये बात जैसे ही वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, उसके फौरन बाद एक ज्वाइंट कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया इंडियन मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। पहलगाम में एक टेम्पोररी लॉकडाउन लगाया गया। आर्मीज हेलीकॉप्टर्स को वहां डिप्लॉय किया गया ताकि मिलिटेंट्स को ट्रैक किया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को बीते कुछ सालों में सिविलियंस के ऊपर होने वाले हमलों में सबसे बड़ा बताया। इस हमले में सिर्फ 26 लोगों की मौत नहीं हुई, इसके अलावा काफी सारे लोग घायल हुए और कुछ लोगों की कंडीशन तो काफी सीरियस भी है। इस पूरे हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफशूट है पाकिस्तान बेस्ड यूएन डेजिग्नेटेड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का। इससे पहले भी कश्मीर में हुए कई सारे हमलों में इस टेररिस्ट ग्रुप का हाथ रहा है और इसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। पहलगाम हमले की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैलती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सऊदी विजिट को आधे में छोड़ इंडिया वापस लौट आते हैं। आते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पूरे दुनिया का कुछ मेजर डिसीजंस बताते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया था। इसमें सबसे पहला, इंडिया इमीडिएटली इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है तब तक के लिए जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद न कर दे। पर सवाल यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसके सस्पेंड होने से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी कौन और कितना इस्तेमाल करेगा वो ये ट्रीटी डिसाइड करता है। 19 सितंबर 1960 कराची में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी के अनुसार इंडिया 3 ईस्टर्न रिवर्स द ब्यास, रवि और सतलज को कंट्रोल करता है, जिसमें एनुअली 41 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर फ्लो करता है। ये इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पूरे पानी का मात्र 30% है। वहीं पाकिस्तान 3 वेस्टर्न रिवर्स द इंडस, चेनाब और झेलम को कंट्रोल करता है, जिसमें एनुअली 99 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर फ्लो करता है। ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के पूरे पानी का 70% पानी पाकिस्तान में जाता है। हालांकि इस ट्रीटी से किसी देश के नेशनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा नहीं, पर पाकिस्तान हमेशा इस बात से डरा रहता है कि अगर इंडिया के साथ कोई वॉर हुआ, उस केस में इंडिया चाहे तो पाकिस्तान में बाढ़ या सूखा ला सकता है। ये था पूरा इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरी चीज जो विक्रम मिस्री ने बताया कि इंडिया दोनों देश के बीच मेन बॉर्डर को बंद कर रहा है और पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडिया में आने पर बैन भी लगा रहा है। तीसरी बात, पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर एट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली को देश से बाहर निकाल दिया गया
और अपने वाले को वापस इंडिया बुला लिया गया। इसके रिप्लाई में पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया और साथ में ट्रेड और अपने एयर स्पेस पर बैन लगा दिया। पर फिर वही सवाल, क्या है शिमला एग्रीमेंट और इसे सस्पेंड होने से दोनों देश के बीच क्या फर्क पड़ेगा? शिमला एग्रीमेंट एक पीस ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के कैपिटल शिमला में साइन हुआ था। ये ट्रीटी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद साइन हुआ, जब इंडिया ने सिर्फ 13 दिन की जंग में पाकिस्तान के 93,000 फौज को सरेंडर करा के जंग जीत गया था। इस ट्रीटी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। शिमला एग्रीमेंट से कुछ मेजर आउटकम्स भी हैं, जैसे कि पहला, दोनों देश आपस के कॉन्फ्लिक्ट को आपस में ही शांति के साथ सुलझा लेंगे। दूसरा आउटकम, 3 दिसंबर 1971 को इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को महज 13 दिन में खत्म भी हो गया। फिर 17 दिसंबर को इंडियन सोल्जर्स जम्मू एंड कश्मीर में जहां थी और पाकिस्तानी सोल्जर्स जहां थी, उनके बीच एक लाइन खींचकर उसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया और साथ में यह भी प्रॉमिस किया गया कि बिना दोनों देश के सहमति के साथ इस लाइन को कोई रिमूव नहीं करेगा। ये था पूरा शिमला एग्रीमेंट। इंडिया ने पहलगाम अटैक में अब तक सिर्फ जुबानी कार्रवाई की थी, लेकिन अब जो इंडिया करने जा रहा था, इससे आतंकवाद और उसको पनाह देने वाले पाकिस्तान दोनों के होश उड़ने वाले थे। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा समेत 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंप्स पर मिसाइल अटैक किया और साथ में ये भी बता दिया कि ये अटैक सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ है और इसमें कोई पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविलियंस फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया गया है और ये पूरा मिशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत कंप्लीट किया गया है। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इस अटैक को फोकस्ड, मेजर और नॉन एस्केलेटरी भी बताया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 9 लोकेशन पर अटैक किया था, जिसमें भावलपुर और मुर्दिके भी शामिल था और ये हब माने जाते हैं जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के। फिर उसके अगले दिन 8 मई को इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के कई सारे शहर को ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें अमृतसर भी शामिल था। हालांकि इंडिया ने अपने S-400 मिसाइल सिस्टम से उन सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहा और फिर इसके अगले दिन 9 मई को सुबह तक फायरिंग रुकी रही, पर 13 घंटे के शांति के बाद अचानक से फायरिंग फिर शुरू हो गया। इस बार पाकिस्तान ने इंडिया के नॉर्थ में बारामूला से लेकर साउथ के भुज तक 26 लोकेशन पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी, पर यह पूरा वार एक्सकेलेट हो गया 10 मई को, जब पाकिस्तान ने पंजाब के एक एयरबेस पर अटैक कर दिया। और इससे भी सीरियस बात यह थी कि एक पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज मिसाइल फतेह 2 सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर इंटरसेप्ट हुआ और स्पेकुलेशन ये था कि ये सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा था। इसके बाद इंडिया ने फिर से पाकिस्तान पर रिटेलिएशन अटैक किया, पर इस बार डायरेक्ट पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर। हमले के बाद सुबह में 3:30 बजे पाकिस्तान ने भी मान लिया कि उसके नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस और मुर्दिके एयरबेस पर हमला हुआ है और साथ में ये भी क्लेम किया कि हमने कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया पर सबको नहीं कर पाए। इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान एक रिटेलिएशन ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस लॉन्च करता है और क्लेम करता है कि उसने भारत के 26 मिलिट्री बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें 15 एयरबेस, 2 ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटीज और 2 S-400 मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। लेकिन इंडिया इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है और इन सभी क्लेम्स को मालसियस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बताता है। इसके बाद इंडिया अपने सभी टारगेट्स का टाइम स्टैम्प्ड इमेज एज एन एविडेंस रिलीज करता है। दोनों देश के बीच टेंशन बढ़ने से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा, इसीलिए अमेरिका को बीच बचाव करने आना पड़ा। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कॉल पर बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस इंडियन अथॉरिटीज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल थे, उनसे बात करते हैं। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के हेड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इस जंग में पहली बार एक दूसरे से दिन के करीब 2:30 बजे बात करते हैं। इसके बाद सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हैं, लेकिन बिना इंडिया और पाकिस्तान के सीजफायर के ऑफिशियल स्टेटमेंट के। हालांकि बाद में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार राजी हो जाते हैं फुल सीजफायर के लिए और इसे शाम 5 बजे लागू भी कर देते हैं। लेकिन सीजफायर के कुछ मिनटों बाद ही जम्मू एंड श्रीनगर में एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दिया। इसके बाद विक्रम मिस्री ने इसे सीजफायर एग्रीमेंट का वॉयलेशन बताया। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस धमाके की जानकारी दी और इसे एक सीजफायर वॉयलेशन बताया। सीजफायर के बाद भी इंडियन मिलिट्री फुल अलर्ट पर थी, हालांकि इसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। ये था ऑपरेशन सिंदूर और इसके पीछे के कारण।
उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में क्या कमी है और मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।